हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को वोकैब के बारे में यानी वर्ड की तैयारी हम कैसे करें इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुतेरे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी वर्क करते हैं वर्ड की तैयारी के लिए, वोकैब के लिए काफ़ी वर्क करते हैं। खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनका स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुआ है, आज प्रतिस्पर्धा परीक्षा की दौर में वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस इत्यादि भली भांति कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा खासा स्कोर भी है इंग्लिश की, उन्हें डर सा लगता है। और अंग्रेजी के बारे में मैं आपको वैसे छात्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अंग्रेजी में अगर उन्हें डर लगता है, अंग्रेजी में वे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक सच्चाई बता दूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। सच्चाई ये है कि अधिकांश वैसे बच्चे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन वे जानने का ये प्रयास नहीं करते हैं कि मेरा अंग्रेजी में रिजल्ट नहीं हुआ, मैं अंग्रेजी में क्वालिफाई नहीं कर पाया, आखिर कारण क्या है। अंग्रेजी में जनरल कंपटीशन के लिए जो प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी की प्रॉपर तैयारी के लिए दो बातें आती हैं, एक है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, वर्ड पावर। मैंने ऐसा देखा है बहुतेरे स्टूडेंट्स वर्ड्स के लिए अपना शेड्यूल बना चुके हैं और पर डे वर्ड, इंग्लिश का वर्ड और उसका हिंदी में मीनिंग याद करते हैं। लेकिन जो मीनिंग वो याद करते हैं, स्टूडेंट वर्क तो करते हैं, याद कर लेते हैं, हालांकि याद करने का जो वे है उसमें भी फॉल्ट है, उसमें भी त्रुटियां हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट वर्ड को हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई बच्चा याद कर रहा है, इंटेलिजेंट मीन्स क्या होगा, इंटेलिजेंट मीन्स तेज। तो ये जो याद करने का तरीका है, इसमें बच्चे करते क्या हैं कि INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मीन्स तेज, इंटेलिजेंट मीन्स तेज, बारी बारी से रिपीट करते हैं, रटते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो वे है उनका, ये सही नहीं है। कोई भी वर्ड अगर इंग्लिश का वर्ड याद करना है, उसका हिंदी मीनिंग जानना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है, जैसे इंटेलिजेंट वर्ड का मीनिंग है तेज, तो बेहतर ये है कि इस वर्ड को आप अपने मोहल्ले में, अपने लोकेलिटी में किसी व्यक्ति के साथ अप्लाई कर लें और खुद से माइंड में इस चीज को रिमाइंड करें। एक छोटा एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई भाई है, मान लीजिए आपका कोई भाई है, उसका नाम है मोहन। तो इस वर्ड को आप ऐसे जो याद करते हैं, एक बार इंग्लिश बोलते हैं, दोबारा हिंदी बोलते हैं, बेहतर ये होगा कि आप इस इंटेलिजेंट वर्ड को अपने माइंड में ऐसे डालें, मोहन इंटेलिजेंट है, मोहन, एक बार अपने माइंड में उसको लाएंगे मोहन इंटेलिजेंट है, दोबारा उसको लाएंगे मोहन तेज है। एंटो ही याद करते हैं। आपके अगल बगल में ही कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो मंद बुद्धि का है। जैसे इंटेलिजेंट का अगर अपोजिट में, जैसे आप डल वर्ड आप यूज किए, वीक यूज किए, तो जैसे वीक यूज किए तो वीक के लिए ऐसा मत याद करें कि वीक इज इक्वल टू कमजोर। बेहतर यह है कि ये वर्ड आप किसी के साथ यूज करें, इससे ऐसा होगा
कि आपको लगेगा जब याद करने के लिए आप इसको माइंड में इंस्टॉल इनकलकेट करने का प्रयास करेंगे तो इसमें होगा क्या कि आप एक सेंटेंस बोलेंगे छोटा छोटा। इस सेंटेंस को जब यूज करेंगे तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और उस वे में अगर आप उसको याद करते हैं तो ये धीरे धीरे आपको हार्ड वर्क लगने लगेगा। कोई भी चीज जब आसान लगता है तो करने में मजा आता है और उसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन जैसे ही वो चीज अगर टफ लग गया आपको तो आपके अंदर फियरनेस की उत्पत्ति होगी। फियरनेस इज इक्वल टू डर, डर पैदा होगा। और ऐसा कहा गया है कि जो डर गया सो मर गया। जैसे ही आपके अंदर डर आया, ये साइकोलॉजिकल बात, जैसे ही आपके अंदर डर आएगा तो डर आने का मतलब है कि आप में जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, जो पावर है, वो पावर उस लेवल में नहीं रह पाएगा, पावर लेस हो जाएंगे, पावरफुल होने के बजाय पावरलेस हो जाएंगे। तो ये तो एक वे हुआ, एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग जानने के ख्याल से। एक दूसरा वे मैं आपको बताता हूं कि ऐसा भी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे किसी एक वर्ड को अगर आप भली भांति समझ गए और फॉर्मेशन अगर उस वर्ड का आप करना जानते हैं, फॉर्मेशन का अगर टेक्निक आपके पास है, तो आप याद करेंगे किसी एक वर्ड को, अपने माइंड में इनकलकेट करेंगे किसी एक वर्ड को, इंस्टॉल करेंगे किसी एक वर्ड को, लेकिन उस एक वर्ड से ही कई वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं। तो वो फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक वर्ड लेता हूं मैं यहाँ, जैसे एक वर्ड है COURAGE, एक वर्ड आया करेज। करेज इज इक्वल टू, शायद आप जानते हैं, करेज इज इक्वल टू ऐसे, ये बात ध्यान में रखना है। मैंने ऐसा देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी गलती, ग्रॉस ब्लंडर करते हैं ज्यादातर बच्चे, वर्ड इंग्लिश में और उसका हिंदी में मीनिंग याद कर लेते हैं। ग्रामर की जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, शिक्षकों के द्वारा उन्हें हर चैप्टर का काफी रूल्स लिखवाया जाता है, बताया जाता है। बच्चे उन नियमों को, वैसे रूल्स को याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो अंधे लोगों की तरह उन्हें कुछ नजर नहीं आता। जैसे कोई भी वर्ड आप याद करते हैं तो इसमें इस बात का ख्याल रखें कि मेरे सामने जो वर्ड आया, ये वर्ड है क्या चीज। एक दूसरी बात मैं अभी कुछ देर पहले आपसे बताया भी कि देयर इज नो सर्टेन मीनिंग ऑफ ए वर्ड, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ दैट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वर्ड का रियल सेंस निकलता है सेंटेंस में, उसको कहाँ यूज किया गया, किसके साथ यूज किया गया, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ड आपने याद किया, वो वर्ड नाउन के रूप में उसका मीनिंग आपने याद किया, लेकिन जो मीनिंग आपने याद किया एज ए नाउन, वो वर्ड दूसरे दिन कभी किसी एग्जाम में या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें आपको वो वर्ड मिला और आपने उस वर्ड के लिए जो मीनिंग याद किया है, उस मीनिंग को आप अप्लाई करेंगे। जब एक भाषा से, एक लैंग्वेज से किसी दूसरे लैंग्वेज में उसको आप चेंज करेंगे तो वहां उस मीनिंग को अप्लाई करेंगे। लेकिन होगा क्या कि जब उस मीनिंग को अप्लाई करेंगे तो उसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग सूटेबल नहीं लगेगा और आप मन ही मन थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। आपको लगेगा, दिल से ऐसी आवाज आएगी कि ये जो मैं समझ रहा हूँ वास्तव में इसका रियल मीनिंग ये नहीं होगा। तो फिर आप डाउट में चले जाएंगे, फिर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग कभी भी किसी भी वर्ड को याद करते हैं तो उसका फंक्शन मीन्स वर्ड का ख्याल रखें कि ये प्रायः किस सेंस में आएगा। ऐसे तो यूज पर होने पर उसका सेंस बदल सकता है, लेकिन जनरल वे में इसका जो फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंग फंक्शन के अनुसार ही वर्ड्स का डिवीजन हुआ। फंक्शन इज इक्वल टू वर्क, मतलब काम, और काम के अनुसार ही वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, जो शायद आप सब लोग जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसे यहाँ वर्ड आया करेज, तो करेज वर्ड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, नाउन, और करेज इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं साहस।
इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं धैर्य, हिम्मत। तो करेज वर्ड आपने याद किया। अब इसमें मैं जो टेक्निक बता रहा हूं, जैसे यही करेज वर्ड, अगर इसको करेज वर्ड से ही हम यहाँ दूसरा वर्ड तैयार कर रहे हैं, जैसे COURAGE, करेज। अब देखिए यहाँ ये करेज वर्ड, अभी आपने देखा नाउन है, यहाँ भी करेज वर्ड क्या है? नाउन है। लेकिन इस करेज, आपको हिंदी में जब हिंदी की पढ़ाई आप किए होंगे उस समय संधि विच्छेद आपने किया होगा। आप लोगों ने किया है या नहीं? संधि विच्छेद किया है। तो संधि विच्छेद की तरह अंग्रेजी में भी वही कंसेप्ट वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे करेज वर्ड आया, इस करेज में अगर यहाँ जोड़ दे EN, तो अब करेज से ये पूरे जो वर्ड बना, अब क्या हो गया? इनकरेज। अब ये इनकरेज जो वर्ड है, अब ये नाउन नहीं, अब ये इनकरेज वर्ड हो गया वर्ड। और इनकरेज इज इक्वल टू, जैसे करेज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, तो इनकरेज इज इक्वल टू होगा जैसे साहस बढ़ाना। इनकरेज इज इक्वल टू क्या हुआ? साहस बढ़ाना। अब हमारे हिंदी भाषी व्यक्ति, हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्ति इस वर्ड को हिंदी भाषा में दूसरे शब्दों में भी, जैसे अंग्रेजी में शाइनो एंडो आप याद करते हैं, तो हिंदी में भी आपने याद किया है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो अगर हिंदी भाषा आपकी सुदृढ़ है तो फिर इसको दूसरे शब्दों में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसे साहस बढ़ाना को ही हम दूसरे शब्दों में ऐसा बोलते हैं, प्रोत्साहित करना। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? प्रोत्साहित करना। इसी को हम ऐसा भी बोलते हैं प्रेरित करना, हिम्मत बढ़ाना। तो इनकरेज वर्ड ये बन गया वर्ड। अब इस करेज से हम एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे यहाँ है COURAGE, करेज। ये वर्ड क्या है? नाउन। और करेज से पहले हम यहाँ लगा दिए दिस, तो करेज नाउन है, लेकिन ये दिस लगाने के बाद तो क्या बन गया? डिसकरेज। तो ये डिसकरेज वर्ड क्या हो गया? वर्ड हो गया। और इसका मतलब हो गया कि साहस को बढ़ाना। देखिए गौर से, ऐसे मेरे बारे में ऐसी चर्चा है, ठाकुर इंग्लिश के बारे में ऐसी चर्चा है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। आप यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ ये करेज वर्ड से रिलेटेड जो मैंने दो वर्ड्स क्रिएट किया, शायद आप सबों को ऐसा दिख रहा होगा कि ये करेज में, यहाँ जो करेज वर्ड से तैयार किया इनकरेज और डिसकरेज, इसमें एक जगह इंक्रीज होने का बोध हो रहा है, दूसरे जगह डिक्रीज होने का बोध हो रहा है। यहाँ माइनस और प्लस का सिग्नल आपको दिख रहा होगा कि करेज में जब वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनकरेज हो रहा है। करेज में जब ह्रास हो रहा है, कमी ला रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, जो क्या हो रहा है? डिसकरेज। साहस को जब घटा देंगे, किसी व्यक्ति के अंदर जो साहस उसको घटा देंगे, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? साहस में और वृद्धि करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो डिसकरेज से जो मैंने वर्ड बनाया डिसकरेज, ये पूरे वर्ड क्या हो गया? वर्ड। और इस डिसकरेज के लिए साहस घटाना हम बोलेंगे। और साहस घटाना जो वर्ड है, इसको हिंदी भाषा में हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, हतोत्साहित करना। साहस घटाना को हम बोल सकते हैं हतोत्साहित करना। इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं निराश करना। ऐसा बोल सकते हैं या नहीं? डिसकरेज इज इक्वल टू निराश करना, हतोत्साहित करना। अब इस करेज वर्ड से एक अलग फिर वर्ड तैयार करते हैं, जैसे करेज से अब मान लीजिए इतना आप जानते हैं, ठीक है। अब आपके सामने कभी कोई वर्ड आया जैसे COURAGEOUS, आपके सामने एक वर्ड आ गया, कैसा वर्ड है? करेजियस लिखा। तो अगर वर्ड फॉर्मेशन का टेक्निक
संधि विच्छेद जैसे हिंदी के उस हिसाब से अगर देखने का दृष्टिकोण आपका अगर समथिंग डिफरेंट है तो जैसे करेजियस वर्ड आपके सामने आएगा तो यहाँ भी अपना माइंड अगर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो ऐसा आप फील करेंगे कि इस वर्ड में भी जो अर्थ इसका जो मीनिंग निकलेगा वो उस मीनिंग में करेज का जो मीनिंग साहस है इसी से रिलेटेड मीनिंग इसका भी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये करेजियस जो वर्ड है ये किस सेंस में यूज होगा। तो करेजियस वर्ड जो हम यूज करेंगे किसी की क्वालिटी बनाने के लिए, कहने का मतलब इसको ऐसे समझ लें आप कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में ये चीज है, ये चीज करेज, उस व्यक्ति के अगर करेज है तो ये बात अगर आप बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में तो जब इस बात को बताएंगे तो यह चीज उस व्यक्ति की क्या होगी, क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी जब बताएंगे तो उस व्यक्ति के लिए एज अ क्वालिटी आप यहाँ करेज नहीं यूज करेंगे, क्वालिटी बताने के लिए फिर आपको लाना होगा एडजेक्टिव। तो ये करेज से जो करेजियस वर्ड तैयार हुआ ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या चीज है, एडजेक्टिव। तो करेज इज इक्वल टू साहस है तो करेजियस इज इक्वल टू, अगर हिंदी में कॉन्सेप्ट आपका डेवलप कर चुका है तो आप दिमाग लगाएंगे, आप समझ जाएंगे कि यहाँ करेजियस का मीनिंग क्या होगा, साहसी। ऐसे आप इसके लिए दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हिम्मत वाला, साहसी इज इक्वल टू हिम्मत वाला। ऐसे इसी को तीसरे शब्दों में आप नीडर भी बोल सकते हैं, बलवान भी इसके साइनों के अंतर्गत आएगा। ये ज्यादा सटीक है, ज्यादा सटीक होगा साहसी, हिम्मत वाला या नीडर, ठीक है। अब इसी वर्ड से अब एक तैयार करते हैं, जैसे यहाँ वर्ड हम डायरेक्ट संधि विच्छेद नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं ENCOURAGED। अब देखिए इनकरेज जो वर्ड आया, प्रायः बहुतेरे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, गलत समझ बैठते हैं। प्रायः बच्चों की सोच होती है कि अगर वर्ड के अंत में ईडी लगा हुआ मिला तो प्रायः बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये वर्ब है, यानी MV2 है या MV3 है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप जो सोचते हैं ऐसा, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे इनकरेज वर्ड आया तो जब ये किसी वर्क का फंक्शन यदि काम का बोल कराएगा वैसी स्थिति में इनकरेज वर्ड MV2 या MV3, अगर ये अकेले होगा तो ऐसी स्थिति में ये MV2 होगा, क्योंकि MV2 अकेले आता है। अगर यही इनकरेज वर्ड है और AB के साथ है, बॉडीगार्ड के साथ है, मैं ऐसे AB ऑक्सिलियरी वर्ब को बॉडीगार्ड बोलता हूँ, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो अगर ये AB के साथ होगा तो वहां ये क्या हो सकता है, MV3 हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि AB के साथ ये आया हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है सेंटेंस में जिस नाउन या प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यही वर्ड उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया हो, क्वालिटी बताने के लिए आया हो। तो वैसी स्थिति में ये वर्ब का काम नहीं करेगा, वहां ये वर्ब नहीं बल्कि वहां पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो जब एडजेक्टिव होगा तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ इसके लिए क्या बोलेंगे, प्रोत्साहित। क्या बोलेंगे इसके लिए, प्रोत्साहित, चाहे प्रेरित। ऐसे ही इसके ठीक विपरीत जैसे करेज है और इसे यहाँ इसे दूसरा वर्ड क्रिएट करते हैं DISCOURAGED, डिस्करेज। सेम कंडीशन जो बात मैं वहां बोला बताया अभी वही चीज यहाँ भी होगा। डिस्करेज वर्ड कहीं अगर आया तो ये वर्ब के रूप में MV2 या MV3 हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि यही डिस्करेज वर्ड क्या हो, एडजेक्टिव हो। तो अगर ये वर्ड किसी जगह आया किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने तो वहां ये डिस्करेज वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और उस जगह इसका जो मीनिंग हम बोलेंगे वहां क्या बोलेंगे, हतोत्साहित। वहां इसका मीनिंग क्या बोलेंगे, हतोत्साहित। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं निराश, ठीक है।
तो ये वर्ड इस तरह से हम वर्ड एक वर्ड से ही कई वर्ड तैयार करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, खासकर को भी कहा गया ओनली द फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट। किसी भी चीज को की जो शुरुआत होती है वो कठिन होती है, उस समय आदमी दिग्भ्रमित होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह से कुछ वर्ड्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे और जब ये टेक्निक आपके अंदर आ जाएगा तो आगे चलकर ऐसा होगा कि बहुत ऐसे वर्ड्स आपके सामने आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, लेकिन इस टेक्निक के आधार पर उसके मीनिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी उस वर्ड का मीनिंग अनलॉक है, लॉक है, यानी कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, यानी कि अंधेरे में, लेकिन उसको अनलॉक, यानी एक तरह से ये चाबी का काम कर सकता है, उसके मीनिंग को आप अनलॉक कर सकते हैं। और ठीक इसके इक्विवेलेंट मैं आपको इधर दूसरा वर्ड लेता हूं जो ठीक इसी के इक्विवेलेंट है, जैसे INSPIRE, इंस्पायर। एक दूसरा अभी जो वर्ड हम लोग डिस्कस किए करें, ठीक इसी के इक्विवेलेंट में एक दूसरा वर्ड हम लेते हैं, वो वर्ड क्या है? इंस्पायर। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जैसे मैंने यहाँ जो वर्ड लिया करेज, ये करेज वर्ड नाउन, मैंने जो अभी जो वर्ड लिया इंस्पायर, ये नाउन नहीं। इंस्पायर इज इक्वल टू वर्ड, इंस्पायर इज इक्वल टू वर्ड। तो इंस्पायर जो वर्ड लिया, वर्ड यानी ये एक काम है। तो कोई भी काम दुनिया का जो कोई भी काम होगा क्या होगा? वर्ब। तो इंस्पायर जो शब्द है ये वर्ब के रूप में आया, और मैंने कहा कि इसी के साइनों में ले रहे हैं, इसका मतलब इंस्पायर भी साइनों है, इसका भी मीनिंग निकलेगा इसी से रिलेटेड, लेकिन करेज से रिलेटेड नहीं निकलेगा। इंस्पायर का मीनिंग वर्ब से रिलेटेड, इंस्पायर जब वर्ब है तो इसका मीनिंग वर्ब से रिलेटेड होगा। तो पहले आप यहाँ देखिए कि करेज से आपने वर्ब क्या बनाया? इनकरेज। तो करेज से जो वर्ब आपने यहाँ बनाया इनकरेज, इनकरेज का जो मीनिंग है साहस बढ़ाना, जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? प्रोत्साहित करना। तो यहाँ इंस्पायर वर्ड का मीनिंग वही है, प्रोत्साहित करना, या इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? प्रेरित करना। अब आप लोग जरा सा अपना माइंड अप्लाई कीजिए, जैसे ये इंस्पायर वर्ड है, ये वर्ब है, हम इसको बनाना चाहते हैं क्या? नाउन। तो ऐसे एक टेक्निक भी आप याद रखेंगे, प्रायः ऐसा मिलेगा, एसन जब लगाते हैं किसी वर्ड में, प्रायः वर्ड के अंदर मिलेगा एसन, तो प्रायः क्या होगा? नाउन होगा। जैसे यहाँ दूसरा वर्ड हम लिखते हैं INSPIRATION, इंस्पिरेशन। अब ये जो वर्ड है, अब ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड हो गया नाउन। तो इंस्पिरेशन हो गया नाउन। तो इंस्पिरेशन इज इक्वल टू कहेंगे प्रोत्साहन। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग प्रेरणा भी बोल सकते हैं। इंस्पायर से हमने तैयार किया इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज इक्वल टू नाउन, और मीनिंग इसका क्या हो गया? प्रोत्साहन चाहे प्रेरणा। इसी इंस्पायर से एक दूसरा वर्ड लेते हैं INSPIRED, इंस्पायर्ड। इंस्पायर से ही वर्ड लिया क्या? इंस्पायर्ड। तो ये इंस्पायर वर्ड की बात जब करेंगे तो जो कंसेप्ट मैंने यहाँ दिया आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ये इंस्पायर वर्ड क्या हो सकता है? आइदर वर्ब और एडजेक्टिव, क्योंकि MV2 हो सकता है, MV3 हो सकता है। अगर MV2 या MV3 होगा ये वर्ड, तो इसका वही मीनिंग होगा जो मीनिंग इसका अभी मैंने डिस्कस किया, प्रेरित कर। लेकिन यही वर्ड इंस्पायर्ड अगर एडजेक्टिव बन के आएगा तो वहां पर प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना हम नहीं बोलेंगे, वहां एडजेक्टिव की तरह बोलेंगे। तो एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि इंस्पायर्ड जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इंस्पायर्ड इज इक्वल टू बोलेंगे, इंस्पायर्ड इज इक्वल टू बोलेंगे प्रेरित चाहे प्रोत्साहित। अगर ये बात आप समझ गए तो अब इसके इक्विवेलेंट उधर वर्ड दिख रहा है या नहीं? जैसे इंस्पायर्ड इज इक्वल टू प्रेरित। प्रेरित का मतलब क्या? वह व्यक्ति जिसको किसी ने इंस्पायर कर दिया, वैसा व्यक्ति क्या हो गया? इंस्पायर्ड पर्सन, प्रेरित व्यक्ति।
और इसके इक्विवेलेंट इधर देखिए, एडजेक्टिव के रूप में मैंने इनकरेज को बताया, इनकरेज। तो जो मीनिंग इसका निकल रहा है वही मीनिंग इंस्पायर का निकल रहा है। अब इसी इंस्पायर वर्ड से कभी कभी ऐसा होगा INSPIRING, इंस्पायरिंग। ऐसे बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर कंसेप्ट है कि प्रायः किसी वर्ड के अंत में अगर ING लगा हुआ मिल गया तो तुरंत वो समझ बैठते हैं कि ये वर्ड क्या है, MV4 यानी मेन वर्ब है। किस रूप में? चौथा MV4 है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हर जगह उसी हालात में उसी फंक्शन में हो। जैसे यही इंस्पायर से वर्ड जो बना इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग वर्ड किसी जगह हम यूज करते हैं और वहाँ ये एडजेक्टिव का मीनिंग देता है। तो इंस्पायरिंग वर्ड अगर एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो उसका मीनिंग क्या बोलेंगे? प्रेरक, प्रेरणास्पद, प्रेरणादायक। ठीक है। इस वर्ड के ठीक इक्विवेलेंट में हम यहाँ दूसरा वर्ड एक यहाँ पर डाल देते हैं, MOTIVATE। इस वर्ड के ठीक इक्विवेलेंट एक वर्ड हम डालें, ये इंस्पायर का जो मीनिंग है ठीक उसके इक्विवेलेंट मीनिंग मोटिवेट का है। मोटिवेट इज इक्वल टू भी क्या है? मोटिवेट इज इक्वल टू वर्ब, और इसका मीनिंग भी क्या होगा? प्रेरित करना। अब जैसे इंस्पायर से आपने क्या किया? इंस्पिरेशन। ऐसे ही मोटिवेट वर्ब है, अगर इस मोटिवेट से हम फॉर्मेशन इसका करना चाहेंगे तो इसी मोटिवेट से हम दूसरा वर्ड बना देंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन वर्ड जो बना, अब ये वर्ड नहीं है, क्या है? जैसे इंस्पिरेशन ऐसे ही मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड क्या बन गया ना? तो मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? प्रेरणा। मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? प्रेरणा, या इसको प्रोत्साहन जैसा मैंने यहाँ लिखा, प्रोत्साहन या प्रेरणा बोल सकते हैं। जैसे इसी मोटिवेट से अगर यहाँ तैयार करते हैं वर्ड MOTIVATED, अगर मोटिवेटेड वर्ड आ गया तो फिर वही जो कंसेप्ट मैंने यहाँ दिया, इंस्पायर से इंस्पायर्ड एडजेक्टिव बन गया है, ऐसे ही मोटिवेट से मोटिवेटेड एडजेक्टिव होगा। या ऐसा हो सकता है कि ये मोटिवेट से मोटिवेटेड सब वर्ब के रूप में भी हो सकता है। अगर ये वर्ड किसी जगह मिला, आप वहाँ ये वर्ब के रूप में होगा तो वहाँ हम प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना मीनिंग निकालेंगे। लेकिन यही वर्ड अगर वर्ब नहीं वहाँ एडजेक्टिव के रूप में जब होगा तो एडजेक्टिव के रूप में इसका मीनिंग जैसे इंस्पायर्ड का मीनिंग है ऐसे ही मोटिवेटेड का मीनिंग होगा। इसी प्रकार अगर इस मोटिवेट शब्द से अब एक और कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, जैसे प्रायः देखेंगे कि किसी भी वर्ड में ज्यादातर ऐसे हर जगह ये काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल ज्यादातर बच्चे ट्रिक चिल्लाते हैं, ट्रिक के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन ये मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि ट्रिक इज इक्वल टू कभी खुशी कभी गम। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है और हमेशा ट्रिक करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, किसी टीचर ने आपको कोई ट्रिक बताया है और उस ट्रिक के आधार पर 2 4 10 क्वेश्चन आप बना लिए हैं, तो आप ये अगर समझ रहे हैं कि इस ट्रिक से हमेशा हम बना लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ट्रिक इज इक्वल टू कभी खुशी कभी गम। इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ट्रिक बराबर धोखा। ट्रिक इज इक्वल टू छल। तो इसलिए इस चीज को, ट्रिक को आप यूज करें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ट्रिक मत यूज करें, ट्रिक यूज करें, लेकिन ट्रिक यूज करने से पहले जिस चीज का आपने ट्रिक यूज किया उसका पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर ले। और कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर ट्रिक आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। विदाउट कंसेप्ट अगर ट्रिक यूज करते हैं तो कभी प्लस कभी माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रिजल्ट आएगा। जैसे ऐसा एक ट्रिक है
प्रायः देखा गया है किसी शब्द के अंत में अगर अल मिलेगा, एल अल, तो ज्यादा संभावना है कि वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे इसी मोटिवेट वर्ड से यहाँ तैयार कर रहे हैं MOTIVATION। गौर से देखिए, मोटिवेट क्या है, मोटिवेट वर्ड वर्ब, और मोटिवेट से हमने बनाया मोटिवेशन, तो ये क्या बन गया, नाउन। अगर मोटिवेशन से हम बना दे रहे हैं मोटिवेशनल, तो ये जो वर्ड तैयार हो गया मोटिवेशनल। अब ये वर्ड नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। गौर से देखिए, यहाँ अगर आप समझ रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे वर्ड की बात करते हैं, समझ रहे हैं, तो गौर से देखिए कि यहाँ 3 फिगर दिखाई देगा आपको। जैसे इसी वर्ड में आप अगर देखेंगे, दृष्टिकोण अगर बढ़िया है तो आपको इसमें वर्ब का आनंद आएगा, मोटिवेट दिखाई दे देगा। इसी वर्ड में आपको मोटिवेशन नाउन का भी मजा है, नाउन के रूप में भी आप देख रहे हैं। और तीसरा मोटिवेशनल, इसी वर्ड में फाइनली जो पूरे है किस रूप में दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। तो मोटिवेशनल जो वर्ड है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जब मोटिवेशनल वर्ड एडजेक्टिव के रूप में आया तो इस वर्ड के लिए हम बोल सकते हैं प्रेरक। मोटिवेशनल इज इक्वल टू प्रेरक, जो मैं अभी ऊपर में वहां बताया इंस्पायरिंग। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि मोटिवेशनल इज इक्वल टू इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल इज इक्वल टू इंस्पायरिंग। तो इसके लिए हम प्रेरणा दायक शब्द भी यूज करेंगे, क्योंकि प्रेरणादायक जो शब्द है यह शब्द भी क्या है, एडजेक्टिव है। प्रेरणा इज इक्वल टू नाउन, प्रेरक इज इक्वल टू एडजेक्टिव, और प्रेरणा जोरदायक। ऐसे एक ट्रिक ध्यान में आप रखेंगे, ऐसे मैं ट्रिक का विरोधी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है पहले कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी भाषा के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हिंदी भाषा में जैसे एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा करने से होता क्या है कि एक बार किसी वर्ड को आपने माइंड में इंस्टॉल कर लिया तो उस टाइप का कोई भी अन्य वर्ड आपके सामने अगर आएगा तो तुरंत आपको वो चीज दिखेगा कि वही बात यहाँ है, वही बात वहाँ है। जैसे हिंदी में ध्यान में ये रखना है कि जैसे कोई नाउन आया, नाउन प्लस दायक इज इक्वल टू हो गया क्या जी, एडजेक्टिव। किसी नाउन में हिंदी भाषा में, हिंदी में जब मीनिंग निकालेंगे, कोई वर्ड नाउन है उसमें जोड़ दिए क्या चीज, दायक, तो वो नाउन प्लस दायक इज इक्वल टू क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो इसके लिए 2-4 उदाहरण जैसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक वर्ड आया दुख, एक वर्ड आया दुख, दुख वर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दुख क्या है, नाउन। लेकिन दुख नाउन है, इसमें आप इसको जोड़िए दायक, दुख प्लस दायक क्या बन गया, दुखदायक क्या बन गया, एडजेक्टिव। ऐसे इसके अपोजिट में ही चलिए, दुख का उल्टा ले लीजिए सुख, सुख क्या है, नाउन है, इसमें जोड़ दीजिए दायक, तो सुख प्लस दायक सुखदायक क्या बन गया, एडजेक्टिव। सुख का एक साइन उठाइए आनंद, सुख का साइन उठा लीजिए आनंद। तो आनंद जो शब्द है, ये आनंद शब्द क्या है, नाउन है, इसमें दायक लगा दीजिए, आनंददायक क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। जैसे दुख का एक साइन ले लीजिए कष्ट, कष्ट कष्टदायक क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ये वर्ड का कोई भी वर्ड जो आप याद करते हैं, ऐसे वर्ड का अगर एक वर्ड का हिंदी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से मीनिंग याद करते हैं, तो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ड का जैसे एक वर्ड आया उसका हिंदी मीनिंग याद करना है, तो उस वर्ड को और हिंदी मीनिंग को सिर्फ ना यूज करके एक छोटे से सेंटेंस में उसको यूज कर लें। और फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कोई भी वर्ड आया उससे रिलेटेड और भी वर्ड्स आ रहा है, तो कभी आप शांतिपूर्वक उस वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स पॉसिबल हैं थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें, और इस वे में अगर उस वर्ड को देखेंगे 2, 4, 10
वर्ड्स को जब ऐसा करेंगे तो इसके बाद नया नया वर्ड जो आएगा उसमें भी आपको इस तरह से फॉर्मेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दैट्स ऑल।